मॉड्यूल 2 बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? जब लोगों के पास पैसा होता है तो वे उसे बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक जनता से धन स्वीकार करती है और फिर उस पैसे का क्या करती है? इस पैसे से बैंक उन लोगों को क्रेडिट या ऋण प्रदान करते हैं और बदले में उनसे ब्याज लेते हैं। बैंक इसी तरह काम करते हैं। ऐसे कई बैंक हैं जहां लोग अपना पैसा जमा कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत में सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। बैंकों में जमा करने के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। बचत खाता, डिमांड डिपॉजिट। बचत खाता क्या होता है? बचत खाते अल्पकालिक बचत के लिए उपयोगी होते हैं, जिसका अर्थ है कि पैसा कभी भी जमा और निकाला जा सकता है। ग्राहक सरकारी या निजी किसी भी बैंक में बचत खाता खोल सकते हैं और ये उन्हें अपनी सुविधा अनुसार पैसा जमा करने और निकालने में सक्षम बनाता है। आवर्ती जमा, टाइम डिपॉजिट। आरडी एक नियमित सुविधा जमा है जो किसी विशेष अवसर के लिए की जाती है। आरडी का क्या मतलब है? हर किसी की इच्छा होती है कि वह बाइक खरीदे या सोने के गहने या मोबाइल या फिर जीवन साथी और परिवार के लिए कोई गिफ्ट खरीदे। ये सब महंगा होता है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास बड़ी मात्रा में बचत ना हो। ऐसे में आप किसी भी बैंक में आरडी खाते में बचत शुरू कर सकते हैं। आरडी खाता बचत में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिसमें आप हर महीने जमा करने के लिए छोटी राशि भी चुन सकते हैं। आप अपनी जमा राशि की अवधि कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक भी चुन सकते हैं और उसके अनुसार हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। हालांकि मासिक जमा की तारीख तय होती है। परिपक्वता के समय तक लगातार मासिक जमा करना अनिवार्य है। आरडी खाते पूर्व निर्धारित परिपक्वता तिथि से पहले पैसे के निकालने की अनुमति नहीं देते हैं, जिससे विशेष अवसर को पूरा करने के लिए ब्याज के साथ एक महत्वपूर्ण राशि जमा हो जाती है। इसके अलावा उदाहरण के लिए यदि आप 50,000 रुपये की बचत करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य राशि तक पहुंचने के लिए मासिक आरडी खाते में बचत शुरू कर सकते हैं। सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट। आमतौर पर इसे एफडी के रूप में जाना जाता है। यह वह जगह है जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी शादी में मौद्रिक उपहार मिले हैं या दिवाली, रक्षाबंधन, ईद आदि जैसे त्योहारों पर रिश्तेदारों से उपहार मिले हो या काम पर से आपको बोनस मिला हो, खर्चों में कटौती के बाद बची हुई रकम को आप एफडी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आप 10,000 रुपये जैसी छोटी राशि भी जमा कर सकते हैं और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एफडी की अवधि 2 सप्ताह से लेकर महीनों से लेकर 10 साल तक होती है, जिसमें जमा की अवधि के अनुसार अलग अलग ब्याज दरें निर्धारित होती है। जमाकर्ता को एक सावधि जमा रसीद दी जाती है, जिसे अनिवार्य रूप से अपने पास रखना चाहिए। पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती है, हालांकि जरूरत पड़ने पर जमाकर्ता जुर्माना देकर एफडी खाता बंद करने के लिए कह सकते हैं। जमाकर्ता को परिपक्वता के समय सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करनी होती है। डिपॉजिट बीमा, इसका क्या मतलब है? लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं और अपना पैसा बचत, एफडी और आरडी जैसे विभिन्न खातों में जमा करते हैं। बैंक में भ्रष्टाचार बंद होने या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट बीमा और क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन DICGC अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सभी जमाओं का बीमा करता है। 5 लाख? मैं समझाता हूँ। अगर आपने FD या RD या बचत खाते में पैसा जमा किया है तो आपके पास अपनी जमा राशि के सभी सबूत होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 3 लाख रुपए मूलधन और 50,000 रुपये ब्याज है तो DICGC आपके 3.5 लाख रुपए लौटा देगा। हालांकि यदि आपके खाते में 6 लाख रुपए है तो DICGC ब्याज सहित अधिकतम 5 लाख रुपए लौटाएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि DICGC जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए है। सरकार के राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। मिशन के तहत उन्होंने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY नामक एक नई योजना शुरू की। PMJDY प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच की कल्पना करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता, ऋण, पेंशन, बीमा और अन्य वित्तीय पहलुओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इसे प्रारंभ में 4 वर्षों की अवधि के लिए 2 चरणों में लॉन्च किया गया था, 28 अगस्त 2014 से 28 अगस्त 2018 तक। हालांकि सरकार ने व्यापक PMJDY कार्यक्रम को प्रत्येक घर से प्रत्येक वयस्क तक खाते खोलने पर फोकस में बदलाव के साथ 28 अगस्त 2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। ये संशोधन भी थे। PMJDY में ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति थी, जिसमें खाता धारक अपने खाते में उपलब्ध राशि से 5,000 रुपये अधिक निकाल सकते थे। संशोधित नियमों में ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। सक्रिय PMJDY खातों के लिए 2,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई विशेष शर्तें नहीं है। हालांकि 2,000 रुपये से ज़्यादा के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष से संशोधित कर 18 से 65 वर्ष कर दी गई है। 28 अगस्त 2014 से जिन व्यक्तियों ने PMJDY खाते खोले थे, उन्हें रुपे कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज दिया गया था। हालांकि 28 अगस्त 2018 के बाद PMJDY खाता खोलने वाले रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाएं। अब हम भारत में बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के बारे में बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वो वित्तीय संस्थान है जिनका स्वामित्व और विनियमन सरकार के पास होता है। उदाहरण के लिए SBI, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, PNB आदि। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये सरकारी है। निजी क्षेत्र के बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जिनका स्वामित्व निजी शेयरधारकों के पास होता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आदि निजी क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण हैं। निजी शेयरधारकों के पास निजी क्षेत्र के बैंकों में बहुमत हिस्सेदारी होती है। भला ही ये निजी क्षेत्र के बैंक है, लेकिन नियम और कानून भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित और विनियमित किए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्ग जैसे सीमांत किसानों, मजदूरों, छोटे उद्यमों आदि को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई थी। वे मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। ये ऋण किसानों को कृषि उत्पाद खरीदने में मदद करता है। भारत में लोगों का एक समूह अपनी सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से इकाई बनाता है और इसे ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली कहा जाता है। ये त्रिस्तरीय प्रणाली से संचालित होता है और 4 प्रकार का होता है। ग्रामीण स्तर पर इसे प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय सरकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर इन्हें राज्य सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। शहरी सहकारी बैंक यूसीबी शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं नए बैंकिंग मॉडल की। भुगतान बैंक, इसका क्या मतलब होता है? ये बैंक ग्राहकों से 1 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं। वे डेबिट कार्ड भी जारी करते हैं, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं आदि प्रदान करते हैं। हालांकि वे ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करते हैं। वाणिज्यिक बैंक ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि भुगतान बैंक केवल जमा और पैसा निकालने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। पेमेंट बैंक डिपॉजिट जो 1 लाख रुपए तक सीमित होता है उसे बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय पोस्ट भुगतान बैंक जो केवल जमा और पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। लघु वित्त बैंक, उनका उद्देश्य छोटी व्यावसायिक इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थानों जैसे मछुआरों, फल और सब्जी विक्रेताओं, सड़क पर सफाई करने वालों, महिला ब्यूटिशियनों आदि को वित्तीय समावेश प्रदान करना है। लघु वित्त बैंक डिपॉजिट स्वीकार करने और बुनियादी ऋण देने की बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। विकास वित्त संस्था डीएफआई को विकास बैंक के रूप में भी जाना जाता है। डीएफआई भारत में विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। सरकारी और निजी बैंक मुख्य रूप से विकासात्मक गतिविधियों के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जबकि डीएफआई देश में आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने में सहायक है। इसी प्रकार विकास वित्त संस्था छोटे उद्योगों के विकास, कृषि विकास,
घरेलू उन्नयन और सड़क सुधार सहित ग्रामीण विकास पहलुओं के लिए वित्त प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए SIDBI, नाबार्ड, NHB गैर व्यावसायिक आधार पर आर्थिक विकास परियोजना के लिए वित्त प्रदान करते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI ये संस्थान ऋण और बीमा प्रदान करके छोटे व्यवसायों और उनकी मौद्रिक ज़रूरतों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण और सहायता जैसी गैर वित्तीय सेवाओं की भी सुविधा प्रदान करते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जो कंपनी अधिनियम 1965 2013 के तहत पंजीकृत है और RBI द्वारा विनियमित है। यहाँ NBFC के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बजाज, IIFL, LIC और टाटा कैपिटल ऐसी कंपनियां हैं जो ऋण, बीमा और पट्टे उधार व्यवसाय आदि की पेशकश करती है। पारंपरिक बैंकों के विपरीत NBFC सावधि जमा या आवर्ती जमा की पेशकश नहीं करते। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या व्यापार संपर्की, जिसे संक्षिप्त रूप में BC कहा जाता है, बैंकों को एजेंटों के रूप में काम करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को BC के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। BC सूचना और संचार प्रौद्योगिकी IT आधारित उपकरणों जैसे हैंडहेल्ड मशीन, स्मार्ट कार्ड आधारित उपकरण इत्यादि का उपयोग करता है जो उन्हें बैंक द्वारा दिए जाते हैं। अगर बैंक शाखा हमारे क्षेत्र से बहुत दूर है तो BC के जरिए हमारे दरवाजे तक बैंकिंग सेवा प्रदान करने का एक तरीका है। BC घर घर बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं, जैसे बैंक खाता खोलना, KYC पूरा करना आदि। उधार एवं ऋण प्रबंधन। क्रेडिट का मतलब उधार होता है। कई लोगों को घर, कार खरीदने या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है। इसे क्रेडिट कहा जाता है। ऋण से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसे आपको चुकाना होता है। वित्तीय विशेषज्ञ दो प्रकार के ऋण बताते हैं। एक अच्छा ऋण, उदाहरण के लिए जब आप गृह ऋण लेते हैं या जमीन या दुकान खरीदते हैं तो संपत्ति का मूल्य आमतौर पर समय के साथ बढ़ता है। जब आप घर खरीदने की योजना बनाते हैं और आपके पास जरूरी रकम नहीं होती है तो आप कर्ज लेते हैं। जब आप EMI के जरिए लोन चुका रहे होते हैं तब घर की कीमत बढ़ जाती है। ये अच्छा ऋण माना जाता है। दूसरा, बुरा ऋण। कार, बाइक, मोबाइल जैसी चीजों के लिए लोन लेने पर EMI तो लगती है, लेकिन उस वस्तु की कीमत तुरंत कम हो जाती है। ऋण पर एक महंगा फोन खरीदना और मासिक EMI का भुगतान करना, लेकिन खरीदने के कुछ समय बाद ही उसका मूल्य काफी कम हो जाना खराब ऋण को दर्शाता है। अच्छे और बुरे ऋण को समझना जरूरी है। याद रखें कि गृह ऋण को अच्छा ऋण माना जाता है, जबकि ऋण पर
तकनीकी उपकरण या कार खरीदना बुरा ऋण माना जाता है। ये उधार और ऋण प्रबंधन है। डेबिट कार्ड बनाम क्रेडिट कार्ड, याद रखें ये दोनों अलग अलग है। डेबिट कार्ड खाना या खरीदी के लिए सीधे आपके बैंक खाते से धनराशि काट लेता है। यदि शेष राशि अपर्याप्त है तो अतिरिक्त धनराशि जमा होने तक आगे लेन देन संभव नहीं है। नियमित रूप से शेष राशि की निगरानी करना और आवश्यकता पड़ने पर जमा करना कार्ड के नियंत्रण उपयोग के लिए आवश्यक कदम है। ये कोई क्रेडिट प्रणाली नहीं है। क्रेडिट कार्ड धन उपलब्ध ना होने पर भी खरीदारी को सक्षम बनाता है। क्रेडिट कार्ड बैंक से ऋण लेने के समान है, जिसकी सीमा आमतौर पर 1 से 2 लाख रुपए तक होती है। क्रेडिट कार्ड खरीदारी, खाना आदि जैसे विभिन्न खर्चों को कवर करता है। हालांकि आपको ये राशि ब्याज सहित चुकानी होती है। डेबिट कार्ड खाते में राशि रहने तक ही उपयोग की अनुमति देता है। शेष राशि से अधिक लेन देन की अनुमति नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड कई लाभ प्रदान करते हैं। नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने और हर महीने बिल का भुगतान करने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, जिसे खराब से उत्कृष्ट की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जो साख के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। क्रेडिट कार्ड बिल को अनियमित भुगतान से क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। नियमित मासिक भुगतान से उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर प्राप्त होता है। यदि बैंक उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर देखता है तो वे आपकी क्रेडिट सीमा 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बढ़ाने की अधिक संभावना रखते हैं। भविष्य में जब आप गृह ऋण या वाहन ऋण के लिए आवेदन करेंगे तो बैंक आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर पर विचार करेगा और इससे ऋण स्वीकार होने में संभावना बढ़ जाएगी। क्रेडिट कार्ड बिल के अनियमित भुगतान से क्रेडिट स्कोर कम होगा और बैंक आपके ऋण आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। क्रेडिट कार्ड रियायती होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग आदि जैसे लाभ प्रदान करते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में यही अंतर है। क्रेडिट कार्ड की 2 अलग अलग विशेषताएं हैं। अल्पावधि ऋण व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए अल्प अवधि के भीतर चुकाने के इरादे से धन उधार लेने को संदर्भित करता है। दीर्घकालिक ऋण लंबी अवधि के लिए घर या औद्योगिक परियोजनाओं को खरीदने जैसे बड़े खर्चों के लिए उधार लेने को संदर्भित करता है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी खास तौर पर किसानों के इस्तेमाल के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने मिलकर केसीसी की अवधारणा शुरू की। ये किसानों को आसानी से नगद ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करने के लिए किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसान बीज, खाद, कीटनाशक आदि जैसे कृषि उत्पादों को आसानी से खरीदने के लिए कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण की तरह है। केसीसी किसानों के लिए फायदेमंद है। चेक, आप सभी ने चेक तो देखा ही होगा। ये क्या होता है? यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है तो वे प्राप्तकर्ता के नाम, राशि और तारीख के साथ एक हस्ताक्षरित चेक देता है। प्राप्तकर्ता चेक को बैंक में जमा करता है, जो खाते के विवरण में सत्यापित करते हैं। इसके बाद बैंक एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में
रकम ट्रांसफ़र कर देता है। चेक पर एक नज़र डालें। इसमें खाता संख्या, चेक नंबर और MICR कोड शामिल होता है। सरकार की विभिन्न ऋण योजनाएं हैं। शैक्षिक ऋण ऋण प्राप्त करने की प्रभावी प्रणाली है ताकि कोई भी छात्र धन की कमी के कारण अपनी शिक्षा अधूरी ना छोड़े। योजना का नाम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक ऋण। छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना कम आय वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्य आय वर्ग के लिए है, ताकि वे अपना पहला घर खरीद सके या नया निर्माण करा सके। इसमें ब्याज दर कम है। हालांकि ये योजना केवल पहले घर या पहले नए निर्माण के लिए ही है। PMAY के बारे में अधिक जानने के लिए उनकी वेबसाइट पर जाएं। सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और मध्यम उद्यमों के मालिकों या उद्यमियों को व्यवसाय ऋण प्रदान करती है। मुद्रा ऋण राशि के आधार पर 3 अलग-अलग प्रकार के ऋण प्रदान करता है। शिशु, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा, यह ऋण बहुत कम राशि के लिए होता है। किशोर, जिसका अर्थ होता है युवा, और यह ऋण छोटी राशि के लिए लागू किया जाता है। तरुण का अर्थ होता है वयस्क, और ये लागू किया गया ऋण बड़ी राशि के लिए होता है। ये तीनों श्रेणियां केवल छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करती है। ऋण प्राप्त करते समय आवश्यक मुख्य दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, व्यवसाय के लिए खरीदी गई वस्तुओं का कोटेशन और श्रेणी प्रमाण पत्र शामिल है। अधिक जानने के लिए उनकी वेबसाइट पर जाएं।